ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोड बोली गई है कि यू क्रिएटेड योर ओन लिमिट्स, लर्न टू ब्रेक देम टू। मतलब आपने जो लिमिट्स है वो खुद क्रिएट की हुई है। आपने देखा होगा कि बचपन में जो हाथी होता है उसको एक संकली से बांध कर रखते हैं। अब वो संकली बचपन में नहीं तोड़ पाता है, और फिर वो जब बड़ा हो जाता है तो सेम संकली उसको बांध के रहने के बाद भी वो संकली नहीं तोड़ता है, जबकि अब वो आसानी से संकली तोड़ पाता है। उसका रीज़न क्या है कि उस खुद के जो लिमिट्स है वो उसने दिमाग में बिठा कर रखे हैं कि नहीं, मैं संकली नहीं तोड़ सकता हूँ। उसी तरीके से हमने भी हमारे जो लिमिट्स है वो हमारे दिमाग में बिठा कर रखे हैं। जब हमने उन्हें बिठा कर रखे हैं तो हम ही उसे ब्रेक क्यों नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि जो भी लिमिट्स आपने बनाए हुए हैं खुद उसे ब्रेक कीजिए, क्योंकि आप में वो क्षमता है, आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप उन लिमिट्स को ब्रेक करके इनफाइनाइट चीज़ें जो है वो हासिल कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 11 फरवरी का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। इसमें हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही पेपर के जो एडिटोरियल्स है उनका एनालिसिस करते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो होती है उसका एनालिसिस करते हैं, जिससे कि आपको दर बदर भटकना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। हर रोज़ शाम को 6 बजे आपके पास ये वीडियो जो है वो आ जाता है। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्योंकि पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, और लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चंस है। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो है वो लेकर आता हूँ, और अगर आपको ऐसे ही क्विजेस और चाहिए तो आप एमएम एकेडमी ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आपको कई सारे जो क्विजेस है वहाँ पर देखने को मिलते हैं, वहाँ पर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके लिए आज के जो 2 क्वेश्चंस है वो ये है। पहला ये है कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ये एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है किसका। तो यहाँ पर आपके पास सामने 4 ऑप्शंस है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आपको पहले तो वीडियो को पॉज करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है, और फिर उसके बाद आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है, जो भी इसका जवाब रहेगा उसके बारे में, इसके रिगार्डिंग जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। सेकेंड यहाँ पर है कि फर्स्ट एवर एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप इंडिया का कौन सा है। तो इसका भी जो जवाब है वो आपको कहाँ पर लिखना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। इनके रिगार्डिंग अगर आपको इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन आता है लेकिन उससे हमें 4 जो एक्सप्लेनेशन है वो मिलते हैं। विराट के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन होगी, विक्रांत के बारे में होगी, विक्रमादित्य के बारे में होगी, वरुण के बारे में होगी, है ना, फर्स्ट एटीएम जो शुरू किया गया था। इस तरीके से कई सारी इन्फॉर्मेशन जो आप इसमें से निकाल सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पर आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करके इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है, और सभी पार्टिसिपेट कीजिए। इससे आप ही का फायदा होगा, और जो भी मुझे बेस्ट लगेंगे उनको मैं लाइक भी करूँगा। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पर आते हैं हमारे न्यूज़पेपर पर। तो सबसे पहले तो हमें द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है उसमें जो एडिटोरियल्स देखने को मिलते हैं, उसमें से ये वाला जो एडिटोरियल है, टेकिंग अ लॉन्ग व्यू विद चाइना। तो चाइना के साथ हमारा लॉन्ग व्यू, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसके बारे में हम डिटेल में चीज़ें जो हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डिनाइंग वीमेन राइट ओवर देयर बॉडीज़। अब देखिए बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो एबॉर्शन होता है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अब क्या है कि यहाँ पर जो मेडिकल टर्मिनेशन बिल है वो हमें देखने को मिला था पहले, अब यहाँ पर फिर से जो सेकेंड हाउस है उसमें लाया जा रहा है। तो अब देखिए ये वाला एडिटोरियल हमें इसमें भी देखने को मिल रहा है। इवन द इंडियन एक्सप्रेस जो है उसमें भी इस तरीके का एडिटोरियल देखने को मिल रहा है। जब ये पास हो जाएगा, जब फाइनल आउटपुट्स निकलेंगे, तब इसके बारे में देखने में मतलब है, क्योंकि काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स, चेंजेस, डिबेट इस पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद जब ये पास हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे इसके बारे में क्या क्या जो सैलिएंट फीचर है वो हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि हमने पहले इसके बारे में देखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी ये देख लेंगे, फिर और चेंजेस होंगे और देखने में कोई मतलब नहीं है, इसलिए एक साथ अगर देखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तब हम देखेंगे। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, यहाँ पर इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आर्टिकल बात कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस जो उसमें भी इसके रिगार्डिंग एडिटोरियल देखने को मिल रहा है, दोनों को साथ में देखेंगे। प्लस आपके लिए मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी इससे रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पीस मेकर एंड स्कॉलर, तो देखिए पद्मा अवार्ड्स के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। बेसिकली इसमें से आपको सिर्फ जो पद्मश्री है, देन पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, भारत रत्न है, इसके रिगार्डिंग सिर्फ इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। बाकी अगर हम देखते हैं तो इतना कुछ खास एडिटोरियल्स में दिया नहीं है। देन हम बात करते हैं यहाँ पर मीडिया एज ए टारगेट ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, बाकी कुछ भी खास नहीं है यहाँ पर।
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में हमने जो MM एकेडमी के पॉलिटी के लेक्चर्स उसमें कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के साथ रिजॉल्व किया हुआ है। अगर हम बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की, तो इसमें यहाँ पर प्राइवेट बैंक जो है उसकी तरफ हम मूव हो रहे हैं। काफ़ी सारे बैंकों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है, तो डिटेल में इस आर्टिकल को देखेंगे। देन ये वाला जो एडिटोरियल है इसको भी हम नहीं देखेंगे। ये जो है फ्रीडम एंड डिसइंफॉर्मेशन, जैसा मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर हमें जो डिसइंफॉर्मेशन है उसके बारे में देखने को मिल रहा है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एडिटोरियल पेज की, तो ये वाला जो एडिटोरियल है रेलवेज़ के बारे में बात कर रहा है। तो पूरा एडिटोरियल तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं जो हमारे एग्जाम में आंसर राइटिंग में हमें हेल्पफुल रह सकते हैं, तो उनको देखेंगे। बाकी अगर हम ये देखते हैं तो ये इंटरनेशनल रिलेशन पर्सपेक्टिव से जब हम यहाँ पर देख रहे हैं इसके बारे में, तब उसमें ही ये हमारा कवर हो जाएगा, बाकी इसको सेपरेटली देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वही जो बिल है उसके बारे में बात की जा रही है ना, टर्मिनेशन बिल। तो ये अभी हम नहीं देखने वाले हैं, जब फाइनल आउटपुट निकलेगा तब देखेंगे। देन ये अगर हम देखते हैं तो इंडियन फार्म जो है उसके बारे में ही बात की जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अब चलिए हम चलते हैं हमारे एडिटोरियल्स पर, देखते हैं कौन कौन से एडिटोरियल जो है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और कौन से एडिटोरियल हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो उससे पहले MM एकेडमी ऐप को अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, ज्योग्राफी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, 1-2 लेक्चर्स बचे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, पॉलिटी कंप्लीट हो गया है, एथिक्स कंप्लीट हो गया है। बहुत सारे कोर्सेस आपको देखने को मिलने वाले हैं, GS 1, 2, 3, 4 सभी कोर्सेस आप एंजॉय करोगे और हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है जो आप यहाँ पर एंजॉय करोगे, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट। आपको डेमो लेक्चर देखना है तो डेमो लेक्चर जो है वो भी अवेलेबल है, तो इसलिए बिंदास आप देखिए। और ये मेरा दावा है 99% एस्पिरेंट जो है उन्होंने डेमो लेक्चर देखने के बाद जो सब्सक्रिप्शन है वो लिया है, क्योंकि इतने कम प्राइजेस है कि मतलब ऑलमोस्ट सभी को शौक ही हो रहा है कि इतने कम प्राइजेस में कैसे इतना अच्छा कंटेंट मिल सकता है। तो इसीलिए बिल्कुल बिंदास होकर लीजिए, ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये देखकर कि इतने कम प्राइजेस है तो ये देखकर कन्फ्यूजन भी होता है कि कहीं यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट के लिए तो नहीं है सब्सक्रिप्शन, पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज तो नहीं है, लेकिन जी नहीं, आप एक बार ले लोगे तो सभी जितने भी कोर्सेज है, जितने भी वीडियोस है पिछले आने वाले सभी आप देख सकते हो। तो इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं डिसइंफॉर्मेशन इज़ अ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। GS पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप मेन से रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हो। गिवन द इंक्रीजिंग थ्रेट posed by disinformation attacks, analyze the measures needed to counter this threat। यहाँ पर आपको 250 वर्ड्स में लिखना है और इंटरनल सिक्योरिटी जो है उस संदर्भ में यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली आपको क्या बोला गया, इंक्रीजिंग थ्रेट जो हो रहा है डिसइंफॉर्मेशन अटैक की वजह से, उसको आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। याद कीजिए जो हमारे आंसर राइटिंग के कोर्सेस है उसमें मैंने आपको बताया हुआ है, जब ऐसे वर्ड्स आते हैं, एनालाइज आता है ना, जब डिस्कस आता है, तो किस तरीके से आपको उसको अप्रोच करना है। मतलब यहाँ पर आपको आपके ओपिनियन जो है वो भी रखना है, सोल्यूशन ओरिएंटेड पूछा गया है, मेजर्स आपको पूछे गए हैं, तो यहाँ पर ये भी आपको बताना पड़ेगा। ये एडिटोरियल देखने के बाद, ये जो वीडियो है देखने के बाद आपको बहुत सारी आइडियाज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। अब देखिए जितनी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ हम देखते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिसइन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी हानिकारक होता है, काफ़ी बुरा होता है ना। जैसे कि बहुत सारी जगह पर डिसइंफॉर्मेशन जो है वो फैली हुई है कि सिर्फ करंट अफेयर करो और UPSC जो है वो क्लियर कर लो, और बाद में जब UPSC दी जाती है, एग्ज़ाम दी जाती है, उसके बाद इसी तरीके का जो जवाब है वो एस्पिरेंट्स का निकलता है। खैर, तो यहाँ पर हुआ क्या है, देखिए सो फार साइबर सिक्योरिटी जो है वो मेनली फोकस किस पर करती है, जो साइबर सिक्योरिटी होती है हमारे यहाँ पर वो फोकस किस पर करती है, वो फोकस करती है कि यहाँ पर जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको डिफेंड किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसमें कोई वायरस ना घुसे, है ना, कोई डिजिटल जो लाइव्स होती है उसमें डिसरप्शन ना हो। मेन फोकस जो है साइबर सिक्योरिटी का वो यहाँ पर साइबर अटैक्स जो होते हैं उसके अगेंस्ट में डिफेंड करने का होता है। मतलब मालवेयर हो जाए, वायरसेस हो जाए, टॉर्जन्स हो जाए, बॉटनेट्स हो जाए, है ना, सोशल इंजीनियरिंग, तो इनसे बचने के लिए यहाँ पर डिफेंड किया जाता है। लेकिन जो यहाँ पर डिस इन्फॉर्मेशन का अटैक होता है उसके ऊपर बहुत कम वेटेज जो है वो दिया जाता है, या फिर बहुत कम अटेंशन जो है वो दिया जाता है। अब इंडस्ट्री जो है, डिस इन्फॉर्मेशन क्या है ये हम आगे देखने वाले हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिस इन्फॉर्मेशन का मतलब समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कई सारे अटैक्स डिस इन्फॉर्मेशन की वजह से होते हैं, या तो वो टीम के तहत किया जाता है एक साथ मिलकर, या फिर सेपरेटली इंडिविजुअल बेसिस पर भी किया जाता है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन जो है प्रॉपर तरीके का ना रहने की वजह से जो
लोग यहाँ पर डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं उनको पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, डिसइंफॉर्मेशन बेसिकली क्या है? डिसइंफॉर्मेशन अटैक जो है ये यहाँ पर इंटेंशनल तरीके से किया जाता है कि आपको जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है ये प्रोवाइड की जाए। ठीक है, और एंड गोल क्या होता है? एंड गोल होता है कि आप मिसलीड हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, मैनिपुलेट हो जाए। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब जैसे कि 2 मिनट की अगर न्यूज़ है उसको ग्लैमरस बनाकर अगर 15 मिनट का वीडियो आपके सामने पेश कर दिया जाए एकदम ज़बरदस्त थंबनेल लगा कर, ये देखो ये हो गया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, फिर आप 2 मिनट की जो न्यूज़ थी मतलब उसमें से आउटपुट जो है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से 2 मिनट का निकल रहा है, लेकिन आपने 15 मिनट वहाँ पर वेस्ट कर दिए, है ना। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर मिसलीड जो है वो किया जा रहा है और एंड गोल क्या है, आपको मैनिपुलेट करके जो व्यूज़ है वो बटोर के यहाँ पर पैसा जो है वो कमाया जाए। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। डिसइंफॉर्मेशन जो है ये अटैक सभी जगहों पर हो रहा है। मतलब आप ये पॉलिटिकल एजेंडा में देख लीजिए, आप ये इलेक्शन पर्सपेक्टिव में देख लीजिए, आप कहीं पर भी इवन बहुत सारे जगहों पर जो बिजनेसेस होते हैं उसमें भी इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन जो है ये स्प्रेड की जाती है। ये जो अटैक है ये कॉमनली एम्प्लॉयड होते हैं टू रीशेप एटीट्यूड्स एंड बिलीफ। हमारा जो बिलीफ है, रिकॉल वैल्यू है, उस पर यहाँ पर टारगेट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर नेशन स्टेट एक्टर्स, आइडियोलॉजिकल बिलीवर्स, वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट एंड इकोनॉमिकली मोटिवेटेड एंटरप्राइज, ये सभी इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, मतलब कैसा है, नॉन स्टेट एक्टर्स है ना, नेशन स्टेट एक्टर्स जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, ये सब चाहते हैं कि हाँ हमारी जो आइडियोलॉजी है वो यहाँ पर फोकस की जाए। अब देखिए 2 टप्पे होते हैं। एक तरफ आपको अगर इस तरीके की चीज़ बताई जाए कि ये जो फलाना ढिमकाना लोग हैं ये यहाँ पर आकर, बाहर से आकर यहाँ पर कब्जा कर लिए हैं, ठीक है, तो आप उस तरीके से सोचने लग जाओगे। दूसरा, अगर आपको ये बोला जाए फलाना ढिमकाना जो लोग हैं इनको वहाँ पर रहने की जगह नहीं मिल रही है, बेचारे वहाँ से भागकर यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर पनाह देना हमारा काम है, आपका देखने का एटीट्यूड जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपको किस तरीके से दिखाया जा रहा है, आपको जो शोकेस किया जा रहा है वो आप यहाँ पर देखते हो। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। तो इससे क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है, इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर डिसरप्ट होती है, जो पोलराइजेशन है वो यहाँ पर इंक्रीज होता है ना। खासकर अगर हम देखते हैं इलेक्शन के आउटकम में काफ़ी ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण रोल रहता है। इसीलिए तो आप देखोगे फेसबुक बोलिए, हर जगह जो डेटा शेयर किया जाता है, डेटा सबसे महंगी चीज़ है, ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप क्या सर्च कर रहे हो उस तरीके से आपको पता चलता है कि आपकी मेंटेलिटी क्या है, आप क्या सोच रहे हो। यूट्यूब पर आप एक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको रिकमेंडेशन में उसी तरीके की वीडियोस जो है वो दिखाई देगी, क्योंकि उसको पता है कि हाँ आप ये चीज़ कर रहे हो। तो इस तरीके से क्या होता है, आप पर अगर बम्बार्डिंग की जाए किसी चीज़ की, तो आप अपने आप, आपका जो माइंड है वो उस डायरेक्शन में जाते रहता है। डिसइंफॉर्मेशन अटैक जो है वो यहाँ पर ट्रेडिशनल मीडिया आउटलेट्स, टीवी चैनल्स बोलिए, सोशल मीडियाज बोलिए, इसके थ्रू हमें देखने को मिलते हैं। डिसइंफॉर्मेशन अटैक जो है ये मैनिपुलेटेड, मिसकंटेक्चुअलाइज्ड, मिस्ड अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन जो है, डी फेक, ची फेक, इस तरीके से यहाँ पर पेश करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। मतलब क्या है, जो सोसाइटल ब्रेकडाउन है, बिजनेस इंटरप्शन है, वायलेंस जो है स्ट्रीट्स पर, ये सब यहाँ पर पॉसिबिलिटी इसकी वजह से हमें देखने को मिलती है। अब देखिए कॉग्निटिव हैकिंग, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कॉग्निटिव हैकिंग जो है ये अटैक, ये क्या है, अटेम्प्ट है जिससे कि जो ऑडियंस के थॉट है उसको टारगेट किया जाए, है ना, उनके जो एक्शंस है उसके हिसाब से चेंज किए जाए। जो यहाँ पर डिसइंफॉर्मेशन है उसका साथ लेकर, उसका यूज़ करके यहाँ पर हार्मोनी जो उसको डिस्टर्ब किया जाए। डिसइंफॉर्मेशन जो है ये सोशल इंजीनियरिंग थ्रेट्स ऑन द मास स्केल इस तरीके से इस्तेमाल की जाती है। तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर आपके आंसर में लिख सकते हो। एग्जाम्पल जो है डिसइंफॉर्मेशन अटैक्स के और उसके इम्पैक्ट के, जैसे कि क्वेनॉन जो है यहाँ पर फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुई थी अबाउट US 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इसकी वजह से राइट जो है पूरे नेशन में वो देखने को मिले थे। कॉन्स्पिरेसी थियरीज जो है यूनाइटेड किंगडम, नेदरलैंड, आयरलैंड, सिप्रस, बेल्जियम बर्न डाउन 5G टावर्स बिकॉज उनका ये बिलीव था कि ये नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक जो है ये कॉज करता है। समझ रहे हो आप किस तरीके से डिसइंफॉर्मेशन जो है स्प्रेड होती है और लोग उसके ऊपर एक्ट भी करते हैं। कोविड-19 डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन जो है वो यहाँ पर लोगों को मास्क वियर करना, पोटेंशियली डेंजरस अल्टरनेटिव क्यूर्स, है ना, वैक्सीनेटेड ना होना, जैसे वैक्सीन के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो चल रही है ना, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब फैक्टर जो यहाँ पर एड करते हैं डिसइंफॉर्मेशन अटैक को, एडवर्टीजमेंट सेंट्रिक बिजनेस मोड्स, यहाँ पर जो एक्टर्स होते हैं उनके थ्रू अगर आप कोई चीज़ करवा रहे हो, जैसे क्या होता है बहुत सारे, अभी आप अगर
व्लॉग्स भी देखते हो, वीलॉग्स, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मतलब मैनिपुलेशन जो है वो किया जाता है। खुद वो अगर इस्तेमाल नहीं भी करते होंगे लेकिन पैसे मिल जाते हैं तो उसके लिए वो जो प्रमोशन है वो कर देना, स्पॉन्सरशिप जो है वो कर देना, इससे ये होता है, उससे वो होता है। बहुत सारे जो मोबाइल एप्लीकेशन है उससे आपको ये पैसे मिल जाएंगे, उससे आप ये पैसे जीत सकते हो, उससे आप ये पैसे जीत सकते हो, है ना। मतलब सोचिए आप, दुनिया जा कहाँ रही है, दुनिया जा कहाँ रही है। मतलब एक एक हज़ार, दो दो हज़ार रुपये के लिए दिन दिन भर आप बैठे रहो मोबाइल लेकर, गेम खेलते रहो, ठीक है। और इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है, और ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना हो गया, ठीक है। और डी फेक एड होल न्यू लेवल टू डेंजर टू डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एडवर्टीजमेंट सेंट्रिक क्या करना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो हमें एडवर्टीजमेंट सेंट्रिक बिजनेस देखने को मिल रहे हैं, डिस इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर स्प्रेड हो रही है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं हम। तो ये 5 चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जो मेजर्स यहाँ पर पूछा गया था आपको, मेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने आपको लिया था उसमें जो आपको बोला गया था। देखिए 5-5 पॉइंट्स आपके लिए सफिशिएंट है, आपको कोई हज़ारों पॉइंट तैयार करने नहीं पड़ते हैं। 250 वर्ड्स में लिखना होता है और 250 वर्ड्स के लिए 5-5 पॉइंट अगर आप तैयार करोगे तो सफिशिएंट है। तो पहली चीज़ जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि यहाँ पर हमें जो इफेक्टिव प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो है अगेंस्ट इन्फोडेमिक्स, ये यहाँ पर लेना पड़ेगा, जिससे कि हम यहाँ पर जो प्योर इन्फॉर्मेशन है, जो सही इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करें, गलत इन्फॉर्मेशन जो है उसको डिफेंड करें, और अगर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हो रही है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। यहाँ पर डिफेंस इन डेप्थ स्ट्रेटेजी जो है डिस इन्फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए। ऐसे अगर आप वर्ड्स लिखते हो पर्टिकुलरली कोई स्ट्रेटेजी ओरिएंटेड, तो इससे अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ता है। डिफेंस इन डेप्थ मॉडल जो है ये क्या करता है, ये यहाँ पर डिस इन्फॉर्मेशन एक्टर्स जो है उनको आइडेंटिफाई करता है और उनको रिमूव कर देता है कि अच्छा भैया तुम यहाँ पर डिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हो ना, चलो निकलो, पहली फुर्सत में निकल, ऐसा, ठीक है। ऑथेंटिसिटी सॉल्यूशन जो है यहाँ पर इंटरवेन किया जा सकता है बिफोर डिस इन्फॉर्मेशन गेट पोस्टेड ऑनलाइन। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ऑथेंटिसिटी सॉल्यूशन है, पोस्ट ही करने के पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका निवारण हो जाएगा। ऑथेंटिसिटी पहले ही आप चेक कर लो, पहले ही आप देख लो कि हाँ भैया ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाली गई है वो सही है भी या नहीं है। आईसैक अगर हम देखते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एंड एनालिसिस सेंटर लाइक मैकेनिज्म टू शेयर द आइडेंटिटी, कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर एक्शंस, बिहेवियर्स ऑफ एक्टर्स एंड डिस इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या होगा कि हम यहाँ पर इनको रोक सकते हैं। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेट करना चाहिए। किन लोगों ने, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ने, सिविल सोसाइटी ने और गवर्नमेंट ने कोऑर्डिनेट करना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर डिस इन्फॉर्मेशन अटैक जो है उसके बारे में अवेयर किया जा सके। देखिए एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन अगर आप फैलाओगे, एजुकेशन आप प्रोवाइड करोगे, तो अपने आप यहाँ पर जो अटैक्स होते हैं उसको हम रोक सकते हैं। यहाँ पर राइट ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है विद द डेंजर्स ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। ओवरऑल मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पूरा साइबर अटैक के बारे में यहाँ पर अच्छे समझ में आ गया होगा। डिस इन्फॉर्मेशन जो है इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल गई होगी, जिससे कि आप अच्छा खासा आंसर जो है वो लिख सकते हो। अब कभी भी अगर हम एडिटोरियल देखेंगे डिस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड या फिर जो साइबर सिक्योरिटी होते हैं, तो हमें उसके ऊपर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, कि हमारे पास सफिशिएंट अब मटेरियल जो है वो आ चुका है। तो पीडीएफ के थ्रू रिवाइज ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं, टेकिंग अ लॉन्ग व्यू विद चाइना। ये हमारे जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस, है ना। यहाँ पर देखिए चाइना जो है काफ़ी इमर्ज हो रहा है खतरनाक तरीके से, मेजर मिलिट्री इकोनॉमिक पावर, नॉट ओनली रीजनली लेकिन ग्लोबली। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एशिया जो है वहीं पर ये उभर कर आ रहा है, लेकिन अब पूरा ग्लोब अगर आप देखोगे तो उसमें उभर कर आ रहा है। मतलब चेतावनियाँ दे रहा है यहाँ पर, ये पूरे वर्ल्ड को, मतलब चाइना जो है पूरे वर्ल्ड पर सैंक्शंस लगाने का धमकियाँ जो है वो भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ट्रेड जो है चाइना का बहुत खतरनाक तरीके का चल रहा है। राइज ऑफ चाइना अगर हम देखते हैं, चाइनीज़ रेनमिनबी जो है ये ग्लोबल रिजर्व करेंसी जो है वो बन गई है। मतलब हमारे पास जैसे रुपया है ना, यूएसए के पास जैसे यूएस डॉलर्स है, तो मोस्टली जो भी बिजनेस होते हैं, जो भी चीज़ें होती है, अगर आप देखोगे तो यूएस डॉलर्स में ही बताई जाती है ना। अगर आप देखोगे इसके डॉलर्स के रेट कितने अपना क्रूड ऑयल के रेट कितने चल रहे हैं, यूएस डॉलर्स में बताया जाएगा। तो ये जो यूएस डॉलर है ये इंटरनेशनल करेंसी है, ये कहीं पर भी एक्सेप्ट की जाती है। अगर आपको फॉरेन कंट्री में भी जाना है, अगर आप फर्ज कीजिए आप रशिया में जा रहे हो या आप यूरोप में जा रहे हो, अगर आपके पास यूएसडी है तो वहाँ पर आप चल जाएगा। आप रुपया लेकर जाओगे तो वहाँ नहीं चलेगा, है ना। यूएसडी तो भी कोई ना कोई ले लेगा। अगर आपके पास यूरोज नहीं भी है, यूएसडी है, फिर भी वो बोलेंगे हाँ ठीक है भैया एक बार का हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर चाइनीज़ जो है रेनमिन भी, ये भी अब यहाँ पर ग्लोबल रिजर्व करेंसी जो है वो बन रही है।
BRI कंट्रीज जो है ये यहाँ पर रेनमिनबी का इस्तेमाल कर रही है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए चाइना के साथ, है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक दूसरे के साथ भी वो करे, जैसे कि यहाँ पर BRI कंट्रीज 1 2 3 और ये चाइना है, तो ये अब क्या कर रहे हैं, ये चाइना के साथ रेनमिनबी में व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अब ये आपस में भी रेनमिनबी में व्यवहार जो है वो करे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे चाइना जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग इकोनॉमी तो है, पर यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने यहाँ पर खुद का क्रॉस बॉर्डर क्लियरिंग मैकेनिज्म जो है वो बनाया हुआ है ट्रेड चाइना के लिए, ठीक है, जिससे कि यूएस का हिंड्रेंस जो है, यूएस का इंटरफेरेंस जो है वो यहाँ पर रोका जा सके। चाइना जो है उसने यहाँ पर स्टिच्ड रखा है सभी को इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट विद EU मोस्ट ऑफ द एशिया के साथ। EU जो है यहाँ पर चाइना की तरफ जा रहा है, डिस्पाइट यहाँ पर US जो है उसके साथ चाइना का खटका हुआ है ना। तो इससे क्या हो रहा है, इससे चाइना का जो राइज है वो यहाँ पर सभी कंट्रीज़ के सामने निकल कर आ रहा है कि नहीं भैया, यहाँ पर मतलब यूरोपियन यूनियन को पता है कि USA जो है उसका और चाइना का खटका हुआ है, फिर भी वो USA को नज़रअंदाज करके चाइना की तरफ जा रहा है। मतलब हाँ, चाइना जो है वो यहाँ पर राइज हो रहा है। अब चाइना लेड जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उसकी मेंबरशिप जो है 200 कंट्रीज़ यहाँ पर चली गई है। चाइना अब सेकेंड बिगेस्ट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर है UN का, और इमेंस ग्रोथ जो है R&D डोमेन में वो हमें चाइना की देखने को मिल रही है। मतलब राइज ऑफ चाइना अगर हम देखते हैं तो बहुत ही खतरनाक तरीके से चाइना का राइज जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। अब फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस जो है इंडिया के लिए, तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो यही है कि कैसे हम चाइना के साथ में चलकर जो एक ग्रोथ है वो हम ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो चाइना के साथ हमारे जो रिलेशनशिप है वो बुरे चल रहे हैं, है ना। मतलब अभी तो हाल ही में तो मतलब बहुत ही बुरी तरीके की अवस्था हो गई थी, लेकिन अब यहाँ पर जो लेक है उसके पास से हम यहाँ पर धीरे धीरे सभी हटा देंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। आज की अगर आप फ्रंट पेज देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस का तो उस तरीके की न्यूज़ हमें वहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी अगर इंडिया देखते हैं तो यहाँ पर चाइना के साथ इंगेज अगर होता है विद कंसोलिडेटिंग एंड एक्सपांडिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यहाँ पर चाइना जो है बैलेंस करके थ्रू अप्रोप्रिएट पार्टनरशिप, यहाँ पर बेसिकली करना क्या होगा, यहाँ पर इंडिया को सही तरीके की पार्टनरशिप के साथ, क्योंकि जो भी कंट्री होती है वो कंट्री हमारे साथ चल रही है, वो कंट्री हमारे साथ बात कर रही है, डिपेंड किस पर करता है कि हमारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशन उस कंट्री के साथ कैसे हैं। अगर हम बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल कितना भी चाइना की तरफ चला गया लेकिन हमारे सोशल जो रिलेशन है नेपाल के साथ वो काफ़ी गहरे हैं, है ना। बहुत सारे नेपाली जो है वो यहाँ पर इंडिया में काम करते हैं। और अगर हम बात करते हैं चाइना की, तो वहाँ पर हमारा इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है कि हमारा ट्रेड जो है चाइना के साथ बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक फैक्टर निकाल देते हैं, चाइना क्यों यहाँ पर ये करेगा, चाइना तो अपनी मनमानी करेगा ना। इसलिए क्या होता है कि किसी भी कंट्री के साथ रिलेशनशिप देखने के लिए पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशन जो है ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हमें बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो मेंटेन करके साथ में चाइना के साथ जो है वो ग्रो हो, पार्टनरशिप जो है वो सही तरीके से रहे। तो वे फॉरवर्ड जो है इंडिया के लिए वो क्या हो सकता है, पहला यहाँ पर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो इंश्योर कर लेना। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर हमारी सोवरनिटी जो है वही यहाँ पर पूरी सौंप दे, जो चाइना डेब्ट ट्रैप की रणनीति जो है अपनाता है उसमें हमें नहीं फंसना है। इंडिया जो है स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है रशिया के साथ, और कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है USA के साथ। तो यहाँ पर बेसिकली करना क्या होगा, हमें एक बैलेंस जो है वो मेंटेन रखना है। अब देखिए कैसा है, USA एंड रशिया का बिल्कुल नहीं पट्टा है, USA एंड चाइना का बिल्कुल नहीं पट्टा है, लेकिन USA और इंडिया का पट्टा है। अब इंडिया और जो रशिया है उसका अच्छा खासा पट्टा है, जो रशिया है और जो चाइना है उसका अच्छा खासा पट्टा है, लेकिन इंडिया और चाइना का नहीं पट्टा है। तो अब ऐसे सिनारियों में अगर आप देखोगे तो प्रॉपर बैलेंस यहाँ पर मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, जो बीजिंग के द्वारा लीड किया जाता है, ये यहाँ पर जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है उसको स्प्रेड होने से रेजिस्ट करता है। वेस्टर्न इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर ना जाए ज़्यादा, है ना। और उसी के साथ हम तो इसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं जिससे कि वेस्टर्न इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर रुक जाए। दूसरा अगर हम देखते हैं तो US लेड कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग जो है क्वाड, उसमें भी हम हैं, जहाँ पर एंटी चाइना स्टांस जो है वो हमें देखने को मिलता है। मतलब कैसा है, हमारे पास दोनों मॉड्यूल है। एक मॉड्यूल है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जहां पर वेस्टर्न कंट्री जो है मतलब USA हम पकड़ लेते हैं, USA ज़्यादा स्ट्रांग ना बने। दूसरा हमारे पास क्वाड है जिससे चाइना जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग ना बने। मतलब हम यहाँ पर एक बैलेंस जो है वो मेंटेन करके चल सकते हैं जिससे कि दोनों ही पहलुओं पर हम प्रॉपर तरीके से चल सके।
रियलिज्म यहाँ पर डिक्टेट करता है कि इंडिया को यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर। दूसरा अगर हम देखते हैं तो इशू बेस्ड अप्रोच, इंडिया की जो पॉलिसी है टुवर्ड्स चाइना वो यहाँ पर गाइडेड रहना चाहिए बाय द नोशन ऑफ चाइना एज अ पार्टनर, कॉम्पिटिटर एंड इकोनॉमिक राइवल। ठीक है, अब यहाँ पर विद इन यूनाइटेड नेशंस इंडिया का जो इंटरेस्ट है ग्रेटर यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस हमें देखने को मिला विद चाइनाज इंटरेस्ट रादर देन यूएस एंड ईयू। तो यहाँ पर इशू बेस्ड अप्रोच जो है वो हमारा रहना चाहिए। देन प्लेइंग विद दी ब्रिजिंग रोल, एक ब्रिज का रोल जो है वो हमें यहाँ पर अदा करना पड़ेगा। देखिए, इंस्टेड ऑफ अल्टरनेट डेवलपमेंट मॉडल, इंडिया जो है वो यहाँ पर कॉर्ड की तरफ जाना चाहिए टुवर्ड सप्लीमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट ऑफ BRI इन द लाइन विथ अदर स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स इन द रीजन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर डेवलपिंग देयर साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी एंड डिजिटल इकोनॉमी बेस्ड ऑन इंडियन डिजिटल स्टैक एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अदर कॉर्ड मेंबर्स विल रेसोनेट विद एशिया एंड अफ्रीका। है ना, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर हम ब्रिज की तरह काम करते हैं, अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो हमारे लिए अनुकूल है उसको एक्सेप्ट करना, जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है उसको फेंक देना, इस तरीके की अगर हम नीति अपनाते हैं तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर डोमेस्टिक डेवलपमेंट जो है उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर होता रहेगा, जो फॉरेन नेशंस है वो तो हमारे दोस्त दुश्मन होते रहते हैं, और फॉरेन नेशन का जो इंटरेस्ट है वो उनके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट जो है वो छूटना नहीं चाहिए। हमारा जो फोकस है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव करना, ये इस पर रहना ही चाहिए, क्योंकि अपने आप लोग झुकते हैं, झुकाने वाला चाहिए। कैसे? खुद को ऊपर बनाकर, दूसरों को नीचे खींच के, दूसरों को पीछे खींच कर किसी का भी भला नहीं हो पाया आज तक जिंदगी में। आप खुद ऊपर जाइए, खुद ऊपर जाइए, अपने आप सलाम जो है वो आपको ठोका जाएगा। शिफ्ट टू इंडिजीनियस कैपिटल मिलिट्री इक्विपमेंट, है ना, हम यहाँ पर डिपेंडेंट ना रहें, हम खुद यहाँ पर कर ले, और उसी के साथ साथ साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी में हम यहाँ पर हमारे जो गोल्स रख रहे हैं उसको यहाँ पर अचीव कर ले। डोमेस्टिक ग्रोथ जो है विल ओनली मेक इंडिया स्ट्रॉन्गर, काफ़ी स्ट्रॉन्गर जो है वो बना देगा इंटरनेशनल स्टेज पर भी, है ना। उसकी इंडिया की निगोशिएटिंग पावर जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ये आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा पर्सपेक्टिव जो है वो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर है मूव टू प्राइवेट बैंक्स, ये हमारे GS पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पब्लिक सेक्टर बैंक एंड अदर बैंक्स, क्रेडिट एंड डिपॉजिट ग्रोथ। तो यहाँ पर क्रेडिट ग्रोथ है, इसमें आप देखिए प्राइवेट बैंक जो है उनका अच्छा चल रहा है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिपॉजिट ग्रोथ की, अगेन यहाँ पर प्राइवेट बैंक जो है उनका अच्छा चल रहा है रैदर देन पब्लिक बैंक के, है ना। मतलब गवर्नमेंट बैंक्स अगर देखा जाए उसके मुकाबले प्राइवेट बैंक जो है वो सभी पर्सपेक्टिव से आगे चल रहा है। तो अब यहाँ पर किया क्या जा रहा है, यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन जो है वो किया जा रहा है, मतलब जो गवर्नमेंट बैंक है उनको प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। बैंकिंग लैंडस्केप जो है इंडिया में, वो यहाँ पर गवर्नमेंट के डिसीजन यहाँ पर चेंज हो रहे हैं टू प्राइवेटाइज 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब यहाँ पर 51 ईयर्स के बाद ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स इन 1969, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को की रोल मिल रहा है बैंकिंग सेक्टर में। पहले कैसा था, यहाँ पर नेशनलाइजेशन किया जा रहा था कि नहीं भैया यहाँ पर हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट के अंडर में सारे बैंक्स को लेंगे, जिससे कि गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें जो है वो बैंक करेगा। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें थोपा जा रहा है कि नहीं भैया प्राइवेट सेक्टर जो है वो यहाँ पर डिसीजन लेगा। मैटर क्या है बॉस, क्या चल क्या रहा है, यूनियन बजट ने अनाउंस किया है कि यहाँ पर 2 पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उनको हम यहाँ पर प्राइवेटाइज कर देंगे, एंड 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है इन अपकमिंग फिस्कल। और ये अनाउंस किया गया है स्ट्रेटेजिक सेल डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स इंक्लूडिंग बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस सर्विस, है ना। बेयर मिनिमम प्रेजेंस जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें चीज़ें निकल कर आती है कि भैया जो मतलब बेच दो यार, ये क्या है, अरे बेच दो, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। अब गवर्नमेंट को और पैसा इंजेक्ट करना पड़ेगा क्या, देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर सीरीज ऑफ मर्जर्स एंड इक्विटी इंजेक्शन हमें देखने को मिले गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। मतलब जो बैंक फेल हो रहे हैं, जो बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा NPA हो गए हैं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने पैसा जो है वो इंड्यूस कर दी। अब इतना पैसा इंड्यूस करने के बाद कुछ इंप्रूवमेंट जो है बैंक्स में वो हमें देखने को मिली, बिल्कुल जो इंप्रूवमेंट से देखने को मिली कि हाँ भैया उनके पास पैसा आ गया, है ना, उनके पास अच्छा खासा पैसा आ गया, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर हम प्राइवेट बैंक के साथ उनको कंपेयर करते हैं तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, स्ट्रेस्ड एसेट जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोविड-19 के बाद से, ठीक है, कोविड-19 के बाद से यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है, रेगुलेटरी रिलैक्सेशंस ये लिफ्ट किए गए। बैंक जो है अब यहाँ पर हायर NPA और ज़्यादा हो सकते हैं, लोन लॉसेज जो है ये और ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मतलब अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो NPA हैं जो कैसे जैसे यहाँ पर कम किए जा रहे थे, कैसे जैसे हम यहाँ पर कंट्रोल में लाए जा रहे थे, लेकिन
कोविड-19 हो गया, उसकी वजह से अब और पानी जो है वो सर के ऊपर से चला गया। आरबीआई की रिसेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, उसके हिसाब से ग्रॉस एनपीए रेशियो जो है ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है फ्रॉम 7.5% टू 13.5%। समझ रहे हो? एनपीए रेशियो सभी कमर्शियल बैंक्स का वो यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है। तो अब जब ये इंक्रीज हो जाएगा तो अगेन गवर्नमेंट को यहाँ पर पैसा जो है वो इंजेक्ट करना पड़ेगा। मजा आएगा क्या? नहीं आएगा। तो भैया बेच दो। तो फिर इतना ही जब बेचना सही है, इतना ही जब प्राइवेटाइजेशन करना सही है, तो फिर नेशनलाइजेशन किया ही क्यों था? क्यों नेशनलाइजेशन किया गया था? तो उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो जो मतलब हु वाज आल्सो अ फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने डिसाइड किया था नेशनलाइज करना 14 लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक्स ऑन जुलाई 1969। आइडिया ये था कि बैंकिंग सेक्टर को भी जो सोशलिस्ट अप्रोच उस टाइप की जो सरकार है वो अपना रही है, वो उससे यहाँ पर अलाइन किया जा सके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया 1955 में ही, इंश्योरेंस सेक्टर को किया गया 1956 में। वेरियस गवर्नमेंट जो है लास्ट 20 ईयर्स में, वो कोई गवर्नमेंट फॉर थी नेशनलाइजेशन के, पीएसयू बैंक्स के, कोई अगेंस्ट में थी प्राइवेटाइज करने के कि हमको यहाँ पर प्राइवेटाइज करना चाहिए। तो कुछ समर्थन कर रही थी, कुछ उसका अपोज कर रही थी। 2015 में गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया कि यहाँ पर जो प्राइवेटाइजेशन है वो हम बैंक्स का करेंगे, लेकिन वहाँ पर जो गवर्नर थे उनको फेवर में नहीं लगा था। अब यहाँ पर प्राइवेट बैंक जो है, अब हम प्राइवेटाइज करने की जब बात कर रहे हैं तो हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि प्राइवेट बैंक जो है क्या वो सही कर रही है। प्राइवेट बैंक का मार्केट शेयर जो है लोन में वो राइज हुआ है 36% 2020 फ्रॉम 21% इन 2015। मतलब पिछले जो 5 साल है उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर राइज जो है वो तो हमें देखने को मिला है। पब्लिक सेक्टर बैंक का जो है वो फॉल हुआ है अगर हम देखें तो। अब कंपटीशन जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई है क्योंकि आरबीआई ने प्राइवेट बैंक्स को यहाँ पर अनुमति दे दी है कि हाँ भैया जिसको भी चाहिए टैप लाइसेंस जो है वो मिल रहा है, जिसको भी चाहिए हाँ भैया आप बताओ, आपकी अगर फुल रिक्वायरमेंट हो रही है तो यहाँ पर प्राइवेट जो है बैंक आप ओपन कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पर नए प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी, बेटर सर्विस ये प्रोवाइड करके जो प्राइवेट बैंक्स है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर हम एचडीएफसी की बात करते हैं जो 1994 में सेटअप की गई थी, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो ऑफ रुपीज़ 8.8 लाख करोड़ का है। अगर हम एसबीआई देखते हैं तो जस्ट 3.5 लाख करोड़ का हमें देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर एचडीएफसी जो है वो एक तरफ एंड बाकी बैंक्स अगर हम देखते हैं तो वो सारे एक तरफ, इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। इंडिया हैज़ 22 प्राइवेट बैंक्स एंड 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोई कोई चीज़ आप सीधी एग्जाम में लिख सकते हो, कोट कर सकते हो। लेकिन प्राइवेट बैंक अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्राइवेट बैंक के हाथ में अगर सौंपेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन कुछ इश्यूज भी तो चल रहे हैं। सबसे पहला इशू तो आता है गवर्नेंस का इशू। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आईसीआईसीआई बैंक एमडी और सीईओ जो है वो यहाँ पर ड्यूबियस लोन जो है वो देने के लिए यहाँ पर मतलब उन पर इल्ज़ाम लगे। येस बैंक के सीईओ अगर हम देखते हैं तो उन पे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। लक्ष्मी विलास बैंक जो है वो ऑपरेशनल इशू यहाँ पर फेस कर रहा है। उसी के साथ साथ जो एनपीएज है, हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो प्राइवेट बैंक्स है उनके एनपीए बहुत कम है, लेकिन जो प्राइवेट बैंक के एनपीए है वो कभी कभार अंडर रिपोर्टेड भी रहते हैं। वो रिपोर्ट ही नहीं करते हैं क्योंकि शेयर्स बोलिए जो भी बोलिए उनका रिपोर्ट ही नहीं होता है, एनपीए कम है। येस बैंक के टाइम पे भी हमें वही देखने को मिला था कि बता ही नहीं रहते कि उनके पास कम है करके। तो ये कुछ खामियां, कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, जिस पर यहाँ पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। तो आपका क्या बोलना है, आपकी क्या राय है, आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि प्राइवेटाइजेशन जो है बैंक्स का ये किया जाना चाहिए, ये सही है या फिर ये गलत है। और आपके जो पॉइंट्स है वो भी आप सही तरीके से पेश कीजिएगा। अब बिग क्वेश्चन तो यही आता है ना, बिग क्वेश्चन है कि प्राइवेट बैंक जो है ये मिस्टेक्स जो यहाँ पर की है क्या वो रिपीट करेगी। प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है क्या है सफिशिएंटली जो लोग हैं उनके लिए अवेयर रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनके लोगों के लिए क्या उसके लिए अवेयर रहेगी। यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है राइट ट्रैक। अब देखिए ये पूरा एडिटोरियल तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पर निकल कर आती है। वो ये है कि यहाँ पर इंडियन रेलवेज जो है उसके बारे में बहुत कम नोटिस किया जा रहा है। जब से मर्ज किया गया है तब से रेलवे बजट में क्या दिया जा रहा है उसके बारे में काफ़ी कम चर्चा है, काफ़ी कम बातें जो है वो होती है। पहली चीज़ जो हमें देखने को मिलती है, देयर इज़ नेशनल रेल प्लान फॉर 2030। देखिए ये जो पॉइंट्स है ना 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट जो है ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे आपको फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है कमीशन किया जा रहा है बाय जून 2022। पार्ट्स ऑफ डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में रहने वाले हैं। अब यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन होती है और फ्राइट ट्रेन होती है।
पैसेंजर मतलब जो पैसेंजर्स को लेकर जाती है, लोगों को लेकर जाती है, और फ्राइट मतलब जो गुड्स को लेकर जाती है, मालगाड़ी भी जिसको हम कहते हैं। तीसरी चीज़ अगर हम देखते हैं, देयर विल बी ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, है ना, खड़गपुर विजयवाड़ा, एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भूसावल खड़गपुर, और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इटारसी एंड विजयवाड़ा। फोर्थ अगर हम देखते हैं, ऑल ब्रॉड गेज रूट्स विल बी इलेक्ट्रीफाइड बाय दिसंबर 2023। और पांचवा पॉइंट है कि विल बी सेफ्टी एंड पैसेंजर एमिनिटी मेजर्स, ये सब यहाँ पर लिए जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब देखिए 100 ईयर्स बिफोर 2030 मुंबई पुणे डेक्कन क्वीन जो है ये स्टार्ट हुई थी। मतलब ये ओनली ट्रेन बोली जाती है जिसका ऑफिशियल बर्थडे जो है वो हमें पता है 1 जून 1930। इंडियन रेलवे जो है वो यहाँ पर काफ़ी दूर से चलती आई है, काफ़ी साल से चलती आ रही है, और कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो यहाँ पर इरोड होता हुआ हमें देखने को मिला है। इट्स इरोजन इन कॉम्पिटिटिवनेस एंड सजेस्टेड सोल्यूशन। ठीक है, सेवरल कमिटीज जो उसके बारे में हमें देखने को मिली है कि ये कर दो, वो कर दो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन हिस्टोरिकल इवोल्यूशन अगर हम देखते हैं रेलवेज इन इंडिया का, तो पैसेंजर्स पर ज़्यादा फोकस किया गया है रेदर देन फ्रीट। मतलब जो गुड्स मालगाड़ी होती है उससे ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन पर ज़्यादा फोकस किया गया है। अगर आप देखोगे तो जो पैसेंजर ट्रेन होती है उनके लिए जो गुड्स की ट्रेन होती है उसको रुकाया जाता है ना। जो मालगाड़ी है वो रुक जाती है, बीच में बहुत बहुत देर तक पड़ी हुई देखने को मिलती है। जो पैसेंजर ट्रेन होती है वो निकल जाती है ना। इसलिए अगर आप देखोगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th, रेलवे जो है वो अभी तक कंट्रीब्यूट नहीं कर पाई है उसके ग्रोथ के लिए, है ना, जितना बाकी कंट्रीज में हमें देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर क्या है, जो गुड्स जा रहे हैं, जो सामान जा रहा है, क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है? वो भी तो इम्पोर्टेंट है। और ये होता है कि सेम ट्रैक पर ही दोनों को चलाया जा रहा है, तो इसीलिए क्या होता है कि उसको बाईपास करना पड़ता है, उसको रोकना पड़ता है, उसको ये करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। प्रॉब्लम है लो पैसेंजर फेयर्स। अगर हम पैसेंजर ट्रेन पर भी फोकस कर रहे हैं लेकिन पैसेंजर फेयर जो है काफ़ी कम है ना। और आर्टिफिशियली हाई फ्रेट रेट जो है रिक्वायर्ड टू क्रॉस सब्सिडाइज्ड दोज। यहाँ पर जो फ्राइट रेट्स होते हैं, क्योंकि ट्रेनें जो है वो तो सेम पटरियों पर चल रही है, सेम तरीके से चल रही है। यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन है, यहाँ पर फ्राइट मतलब गुड्स की मालगाड़ी है। अब क्या हो रहा है कि दोनों ट्रेनें चलने के लिए जितना हमें पैसा चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन से जो है अगर समझ लीजिए कि टोटल हमें 200 रुपये जो है वो लगते हैं, तो नॉर्मली इससे 100 रुपये लेना चाहिए, इससे 100 रुपये लेना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर पर ज़्यादा बर्डन ना है, तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, 50 रुपये कलेक्ट कर रहे हैं, और फिर इससे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर 150 रुपये कलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्रॉब्लम जो है वो हमें फेस करना पड़ रहा है ना। तो ये और ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी बुरी तरीके की अवस्था इसकी वजह से हो रही है, और यहाँ पर जो ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही है। अब अगर आप फ्राइट जो ट्रेन है उसका अगर आप एवरेज स्पीड देखोगे 24 किलोमीटर पर आवर देखने को मिलती है। मतलब सोचिए आप 24, इतना तो मतलब इंसान जो है वो चलकर लेकर जाए अपना सामान, है ना। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर न्यूज़ है, एडिटोरियल नहीं है, यहाँ पर न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि राज्यसभा यहाँ पर पोर्ट बिल जो है पास कर रहा है बाय फर्स्ट डिवीजन वोट इन कोविड टाइम्स। अब यहाँ पर साइलेंट फीचर अगर हम देखते हैं मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल के, देखिए अभी भी ये बिल है, जब ये एक्ट में तब्दील हो जाएगा तो ज़्यादा वेटेज होगा, लेकिन फिर भी थोड़े साइलेंट फीचर पता रहना चाहिए। नया बिल जो है प्रपोज कर रहा है सिंप्लीफाइड कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ पोर्ट अथॉरिटी, जिसमें कंप्राइज 11 to 13 मेंबर्स फ्रॉम प्रेजेंट 17 to 19 मेंबर्स। ठीक है, टैरिफ अथॉरिटी जो है मेजर पोर्ट्स की वो भी यहाँ पर रिडिफाइन की गई है। पोर्ट अथॉरिटी यहाँ पर कुछ पावर्स दी गई है कि वो टैरिफ यहाँ पर फिक्स करे, जो कि यहाँ पर रेफरेंस टैरिफ के तौर पर एक्ट करेंगे। देन पीपीपी ऑपरेटर जो है ये फ्री रहेंगे टू टैरिफ यहाँ पर फिक्स करने के लिए बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस। बोर्ड ऑफ पोर्ट अथॉरिटी जो है वो यहाँ पर डेलीगेटेड द पावर टू फिक्स द स्केल ऑफ रेट्स ऑफ अदर पोर्ट सर्विस एंड एसेट इंक्लूडिंग लैंड। तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें चेंजेस जो है वो होने वाले हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। इसके बाद जो एक्सप्लेन सीरीज़ है ये हमें देखने को मिलने वाली है इस पर, जब ये आ जाएगा तब। देन बोर्ड जो है हर मेजर पोर्ट का वो एंटाइटल रहेगा टू क्रिएट स्पेसिफिक मास्टर प्लान। ठीक है, एंड अगर हम सिग्निफिकेंस देखते हैं इसका, तो बिल जो है वो एम कर रहा है कि यहाँ पर एक्सपांशन जो है पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का उसे यहाँ पर प्रमोट किया जा सके, जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसको यहाँ पर फैसिलिटेट किया जा सके। यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए। अगर एक ही के हाथ में पूरी डिसीजन मेकिंग पावर रहेगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको थोड़ा डिसेंट्रलाइज अगर हम करते हैं तो फिर ज़्यादा बेटर रहता है, प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा बढ़ती है ना। फास्ट और ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जिससे कि जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। और ट्रांसपेरेंसी जो है मेजर पोर्ट्स पर अगर ये आती है तो अपने आप करप्शन, इफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब देखिए कुछ और भी न्यूज़ जो है वो हमें देखने को मिली है, जैसे कि अगर हम देखते हैं तो प्रिविलेज जो नोटिस है वो यहाँ पर लाया गया है।
जो प्रिविलेज नोटिस है वो यहाँ पर लाया गया। अब मैं आपको ओरली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हमने ऑलरेडी कवर की हुई है हमारे पॉलिटी के जो लेक्चर्स है MM अकेडमी ऐप पर, उस पर, इसलिए ओरली बता रहा हूँ। यहाँ पर बीजेपी MP जो है उनके द्वारा यहाँ पर ब्रीच इशू किया गया है प्रिविलेज नोटिस अगेंस्ट महुआ मोइत्रा जो है, यहाँ पर महुआ मोइत्रा जो है उनके अगेंस्ट में, जो हमारे चीफ जस्टिस है उनके अगेंस्ट में कुछ उन्होंने कहा है उसकी वजह से। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्या कहा है, क्यों कहा है, क्या हुआ है, जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनके लिए क्या रिमार्क दिए हैं क्या नहीं दिए हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जो यहाँ पर बोला गया है। जब कोई भी व्यक्ति, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या होता है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति, पर्सन जो होता है, जब कोई भी व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी व्यक्ति या ऑथोरिटी अटैक करता है जो इम्यूनिटीज है, प्रिविलेजेस है, अधिकार है, ठीक है, मेंबर्स इंडिविजुअली या फिर कलेक्टिव कैपेसिटी पर, तो वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस जो है वो यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम ब्रीचेस और स्पेसिफिक प्रिविलेजेस, यहाँ पर जो ऑफेंसेस होते हैं, हाउस ऑथोरिटी डिग्निटी अगर वहाँ पर गवाई जा रही है तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, मतलब पनिशेबल होते हैं एज अ कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। अब पनिशमेंट जो होती है ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के लिए, तो पनिशमेंट जो है वो हमें कौन सी देखने को मिलती है, एक तो जो हाउस है उससे उसका सस्पेंशन हो जाता है ना, जो हाउस है उसको एक्सपेल जो है वो कर दिया जाता है। तो इस तरीके की कुछ कंडीशंस जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको रिवीजन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले जाइए MM अकेडमी पर जो पॉलिटी के लेक्चर्स है उसमें से जो प्रिविलेजेस, मतलब जो पार्लियामेंट वाला चैप्टर हमने देखा है उसमें जो ये वाला पार्ट होगा ये एक बार फटाफट जाकर रिवाइज कर लीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो हमारा ये है गगनयान मिशन, जो गगनयान मिशन है वो यहाँ पर, वो भी काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि यूनियन मिनिस्टर जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि यहाँ पर हम जो मिशन है वो प्लान कर रहे हैं फॉर 2022-23, ठीक है। तो इसमें अगर हम गगनयान मिशन जो, उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए, मिशन जो है ये इसरो के द्वारा किया गया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उनके द्वारा, और इसमें 3 फ्लाइट्स जो है, 3 फ्लाइट्स यहाँ पर सेंड की जाएगी ऑर्बिट में, ठीक है, और 2 अनमैन्ड फ्लाइट जो है वो यहाँ पर स्पेस फ्लाइट में हमें देखने को मिलेंगे, एंड 1 ह्यूमन जो है वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जो है उसको ऑर्बिट मॉड्यूल ये कहा जाएगा, विल हैव 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, जिसमें एक विमेन जो है वो भी हमें देखने को मिलेगा, महिला जो है वो भी देखने को मिलेगी। ये लो अर्थ ऑर्बिट जो है हमारा, लो अर्थ, मिडिल अर्थ, हाई अर्थ, तो लो अर्थ ऑर्बिट जो है उसमें ये हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। देखिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो एक्सप्लेन सेक्शन एडिटोरियल पेज में हमें देखने को मिल ही जाता है, इसलिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रह के यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो देखनी है, और बाकी क्या है, बाकी मज़ा करना है। और ऑयल स्पिल जो है वो भी हमें देखने को मिला है, तो ऑयल स्पिल से रिगार्डिंग भी एक आंसर जो है वो तैयार करना ज़रूरी होता है कि ऑयल स्पिल अगर हो, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसमें ही हम ये कवर करेंगे। जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स जल्दी ही MM अकेडमी पर आने वाला है उसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। मतलब जो बर्स्ट हुआ था यहाँ पर, जो हमें हिमालय में, मतलब उत्तराखंड में इतना जो फ्लड देखने को मिला, तो हमने देखा है कि वहाँ पर वो जो प्रो ग्लेशियल जो लेक्स है उसकी वजह से हुआ था, पर वैसा नहीं वो बोला जा रहा है। और उस पर जब रिसर्च हुई तो ऐसा बोला जा रहा है कि पत्थर जो है वो यहाँ पर फंस गया था, जो रिवर है उसके कोर्स में, फिर उसके बाद जैसे ही उसमें पानी बढ़ गया तो ये पत्थर जो है ये भी फ्लो हो गया और धड़ से पानी जो है वो फ्लैश फ्लड हमें देखने को मिला। तो खैर ये सारी जो चीज़ें हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट होती है, एक साथ हमें कवर करना होता है और एक साथ कवर हो ही जाएगा। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।